श्रीनगर के 2 मेडिकल कॉलेजों के वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने कॉलेज के छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन महबूबा मुफ्ती इन छात्रों के समर्थन में उतर आईं। वायरल हुए वीडियो रविवार के बताए जा रहे हैं, जब T20 मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का छात्रों ने जश्न मनाया और इस जश्न के वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैलने लगे। हॉस्टल में छात्राएं पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाती हुई साफ दिखाई दी। वीडियो में बार बार छात्राएं पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाती रहीं, जबकि एक छात्रा किसी ऊंची जगह पर खड़ी होकर नारे लगवाती हुई दिखी। ऐसे बहुत सारे वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए, जिनमें ज्यादातर वीडियो जांच में पुराने पाए गए, लेकिन कुछ वीडियो जांच में ताजा पाए जाने के बाद पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर केस दर्ज करने का विरोध किया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि ऐसी सख्ती युवाओं को और भटका देगी। खासतौर पर उन्होंने ट्विटर पर गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे का भी जिक्र कर दिया, क्योंकि उनके दौरे के वक्त ही वर्ल्ड T20 में भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था, लेकिन महबूबा का बयान सामने आते ही उनका विरोध शुरू हो गया और जम्मू में डोगरा फ्रंट से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए। महबूबा की फोटो हाथ में लेकर उन्होंने पहले नारेबाजी की, फिर तस्वीर पर जूते और चप्पल बरसाकर गुस्सा उतारा। पाकिस्तानी नारे लगाने वालों को जेल में डालो, जेल में डालो। फिर महबूबा मुफ्ती की तस्वीरों को आग के हवाले कर दिया गया। शहर के एक अहम चौराहे पर काफी देर तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहा। वो सिक्योरिटी जो बॉर्डर के ऊपर सुरक्षा करती है हमारी, वो उसकी सुरक्षा क्यों कर रही है, जो पाकिस्तान का नारा लगा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान परस्त बताने का मौका नहीं चूका। महबूबा मुफ्ती भारत के हारने के बाद कितनी खुश हो रही हैं, तो उनका समर्थन कर रही हैं। ये इनके द्वारा जो प्रेरित राजनीति है, उसके कारण ही इस प्रकार की चीजें होती हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस फिलहाल वीडियो की जांच कर रही है और दोनों मेडिकल कॉलेजों के स्टाफ से पूछताछ कर नारेबाजी करने वाले छात्रों की पहचान करने की कोशिश में लगी है। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां हथियारों से लैस कुछ बदमाशों ने सरेआम एक शराब की दुकान में लूटपाट, जिसकी तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें दिखा कि मुंह पर मास्क लगाए एक बदमाश शराब की दुकान पर पहुंचा और उसने दुकानदार से शराब खरीदी। इसी बीच हथियार लिए उसके 3 और साथी वहां पहुंच गए और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जबकि पहला बदमाश जो शराब खरीदने का नाटक कर रहा था, वो दुकान के अंदर घुसा और वहां रखा सारा कैश लूटने लगा। जब दुकानदार और उसके कर्मचारी ने उसे रोकने की कोशिश की, तो पिस्तौल से लैस बाकी बदमाश उन्हें डराते धमकाते नजर आए। लूटपाट को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। सारा कैश जहाँ था वो ले गए। किसी को लगी तो नहीं? कोई किसी को नहीं। इस घटना के बाद कुछ पुलिस वाले भी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी कैमरे को कब्जे में लेकर इन बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। सौभाग्य की एक बात है कि गुरुग्राम में शराब की जिस दुकान पर लूट हुई, वहां पुलिस कमिश्नर का ऑफिस वहां से मुश्किल से 500 मीटर दूर, लेकिन बदमाशों के दिल में पुलिस का कोई डर नहीं दिखा, जो ग्राहक बनकर पहुंचे थे और लूट के बाद फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जिनकी पहचान करने के लिए पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। यूपी के लखीमपुर कांड की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुनवाई में यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 68 गवाह हैं, जिनमें 30 के बयान दर्ज हुए हैं। इस पर अदालत ने सवाल उठाए और पूछा कि हजारों लोग उस किसान रैली में मौजूद थे, तो अभी तक सिर्फ 30 गवाहों के बयान ही क्यों दर्ज हुए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जो लोग घायल हुए हैं उनको भी इस मामले में गवाह बनाया जाए और जल्द बयान दर्ज किए जाए। साथ ही सारे गवाहों का सुरक्षा देने के लिए भी कहा गया। इसके अलावा लखीमपुर कांड में मारे गए श्याम सुंदर और पत्रकार रमन कश्यप के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि उनके मामले में पुलिस कुछ नहीं कर रही, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मामलों में राज्य सरकार से अलग से रिपोर्ट जमा करने को कहा। अब इस मामले में 8 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। त्योहारों के मौसम का खुमार चढ़ा तो दिल्ली के बाजारों की जबरदस्त भीड़ कोरोना की फिक्र करने वालों को डराने लगी। कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे के बावजूद ज्यादातर होलसेल मार्केट में दिवाली की खरीदारी का भूत सवार नजर आया, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली के सदर बाजार में दिखी, जहां खरीदारों का सैलाब इस तरह उमड़ा कि बाजार के किसी भी हिस्से में पांव रखने तक की जगह नहीं बची। कोरोना की तीसरी लहर को दावत देती मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के मशहूर सदर बाजार की तस्वीरें हैं। सिर पीट लेने वाली इन तस्वीरों का एक आंकड़ा भी बताया गया, जिसके मुताबिक बीते कुछ दिनों से सदर बाजार में रोजाना करीब 7 लाख लोग उमड़ते रहे।
इनमें ज्यादातर को न मास्क की फिक्र रही और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह। कोरोना जाए भाड़ में, दिवाली पर सस्ती खरीदारी और ज्यादा कमाई करनी है तो करनी है। दिवाली पर सजावटी सामान के लिए उमड़ी भीड़ को देखकर रेडी पटरी वाले भले खुश हों, लेकिन दुकानों के सामने उनके कब्जे से मार्केट एसोसिएशन की नींद उड़ गई। कोरोना तो आया ही आया, लेकिन हम लोग का व्यापार भी गया, रोजी रोटी भी गई है। बीते साल शांत पड़ा रहा कोरोना ऐसा ही मौसम में दूसरी लहर बनकर आया था। अब तीसरी लहर के अंदेशों के बीच ये तस्वीरें फिर से डराती दिखी। सौभाग्य की बात है कि दिल्ली में 30 जून के बाद कोरोना के नए मरीजों की संख्या दहाई में है, लेकिन हम लोगों ने मान लिया है कि महामारी खत्म हो गई। हमारी यही लापरवाही से भरी सोच हमको फिर से मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि दिवाली की खरीदारी करने के लिए लाखों लोगों की भीड़ में अगर बिना लक्षण वाले 1-2 मरीज भी हुए तो वायरस कितने लोगों को अपना शिकार बनाएगा, यह सोचकर भी डर लगता है। और इस डर से हमें सिर्फ मास्क ही बचा सकता है, जिसकी अहमियत हम समझने के लिए शायद अब भी तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी की एक और संपत्ति जब्त कर ली गई। गाजीपुर में उनकी पत्नी के नाम पर बन रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पुलिस की टीम पहुंची और पूरे गाजे बाजे के साथ बिल्डिंग कुर्क किए जाने की जानकारी दी। और इसी ऐलान के साथ पुलिस की टीम ने गाजीपुर में बन रहे इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग को कुर्क कर दिया। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। दावा किया गया कि इसकी कीमत करीब 3 करोड़ के आसपास थी, जिसे मुख्तार अंसारी अपनी पत्नी अफशा अंसारी के नाम पर बना रहा था। इससे पहले गाजीपुर के लाल दरवाजा चौक पर बन रही इस इमारत को जब्त करने के लिए पुलिस की एक टीम ढोल नगाड़ों के साथ वहां पहुंची, जहां लाउडस्पीकर के जरिए संपत्ति के कुर्क होने की जानकारी दी गई। इसके लिए उन लोगों ने पूरी बिल्डिंग का चक्कर लगाते हुए मुनादी की, साथ ही इमारत के जब्त होने का पोस्टर भी चिपका दिया। इस दौरान किसी भी तरह के हंगामे से बचने के लिए पुलिस के कई जवान वहां मौजूद रहे। सौभाग्य की बात यह कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का नाम यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में गैंग नंबर IS 191 के सरगना के तौर पर दर्ज है और यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी को यह अधिकार है कि वो गैंगस्टर और उसके परिवार या गैंग से जुड़ी संपत्तियों को सीज कर सकते हैं, जिसके तहत गाजीपुर के डीएम ने मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम पर बन रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कुर्क करवा दिया। जबकि खबर है कि बहुत जल्द लखनऊ में भी मुख्तार अंसारी की एक संपत्ति जब्त की जा सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी दोस्त अरूसा आलम ने कैप्टन के साथ उनकी फोटो शेयर करने वालों और उनका कनेक्शन ISI से जोड़ने वालों को जवाब दिया। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि अरूसा आलम ने 2 टूक कहा कि उनका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अरूसा आलम के ISI से लिंक की जांच करवाएंगे। यही नहीं, उन्होंने कैप्टन के साथ उनकी फोटो को बार बार शेयर करने वालों की आलोचना की और कहा कि उन्हें दुख है कि उन्हें बदनाम करने के लिए वो फोटो बार बार शेयर की जा रही है। साथ ही अरूसा आलम ने यह भी बोल दिया कि उन्हें गर्व है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरी दुनिया के सामने माना कि वो उनकी दोस्त है। लेकिन कांग्रेस नेता और पंजाब के डिप्टी CM सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अरूसा आलम पर हमले जारी रखे कि मेरी अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਲੇਡੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂसेस आ गए सी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऐलान के बाद राज्य में स्कूल खोलने की तैयारियां तेज हो गई। एक दिन पहले ममता बनर्जी ने राज्य में 16 नवंबर से 9वीं से 12वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कूल खोले जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद स्कूलों में साफ सफाई और कोरोना से बचाव के लिए दूसरे इंतजाम किए जाने लगे, जिसकी कुछ तस्वीरें कोलकाता के एक निजी स्कूल से भी सामने आई, जहां स्कूल के मेन गेट और बसों से लेकर टॉयलेट तक को सैनिटाइज किया गया। क्लासरूम में मौजूद कुर्सियों और मेजों की भी साफ सफाई की गई। क्लास में कम बच्चे बैठेंगे, ये सब और भी जो भी प्लानिंग्स है, वॉशरूम साफ करना, कॉरिडोर में एक तरफ से बच्चे जाना। इन सब के अलावा स्कूल के अंदर जाने के लिए फर्श पर गोल घेरे बनाए गए ताकि छात्र एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का ध्यान रखें। बस की एक सीट पर एक ही छात्र बैठे, इसके लिए भी सीटों पर क्रॉस के निशान बने दिखे। स्कूल में इधर उधर जाते वक्त छात्र कोरोना नियमों की अनदेखी ना करें, इसके लिए स्कूल प्रबंधन की तरफ से जगह जगह पोस्टर चिपका दिए गए। सौभाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद से महामारी फिर से बढ़ती दिख रही है और वहां रोजाना कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों की संख्या 800 से ज्यादा है, जिनमें 100 में 30-40 मरीज कोलकाता में मिल रहे हैं, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन अभी दिशा निर्देश जारी नहीं हुए और अभी स्कूलों को सिर्फ यह हिदायत दी गई है कि वो मरम्मत और सैनिटाइजेशन का काम 31 अक्टूबर तक पूरा कर लें।
अयोध्या दौरे पर गए केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के लोगों से एक नया वादा कर दिया और वो वादा है राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर लोगों को अयोध्या में मुफ्त दर्शन करवाने का। इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया था कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनते ही लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। जिसके बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक और वादा कर दिया। रामलला के मंदिर जाने से पहले अरविंद केजरीवाल हनुमानगढ़ी पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री का स्वागत यहाँ पर संतों ने किया, वो हनुमानगढ़ी पहुँचे। यहाँ से सीधा दर्शन करने के बाद रामलला के दर्शन करने जाएंगे। हनुमानगढ़ी में उन्होंने विधि विधान से बजरंगबली की पूजा तो की ही, अपने सर पर भगवा गमछा भी बंधवाया। उन्होंने जितनी देर पूजा की वहां मौजूद लोग जय श्री राम के नारे लगाते रहे, जिसके बाद वो रामलला के दर्शन करने पहुंचे। और वहां से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने दिल्ली की मुख्यमंत्री तीर्थ योजना का जिक्र किया और उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में काम करने का भरोसा दिया। अपने 2 दिन के अयोध्या दौरे के पहले दिन अरविंद केजरीवाल सरयू किनारे भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरयू नदी की पूजा की थी और फिर आरती का हिस्सा बने थे। उन्होंने खुद भी नदी की आरती उतारी थी। जिसके अगले दिन रामलला के दर्शन के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों से वादा कर दिया कि आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर लोगों का अयोध्या में दर्शन करना फ्री होगा। हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे, जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है। दिल्ली के सीएम ने चुनावी मौसम में यूपी के लोगों से ये बात कही तो राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन पर भड़क गए और उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल का अयोध्या दौरा चुनावी मौका तलाशने की कोशिश है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये ऐलान कर चुकी है कि इस बार वो यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सौभाग्य की बात है कि इस साल दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि राम मंदिर बन जाने पर वो बुजुर्गों को अयोध्या की तीर्थ यात्रा मुफ्त कराएंगे और अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद उन्होंने अपना वही वादा फिर से दोहराया। लेकिन बीजेपी ने उनके अयोध्या दौरे को राजनीति से प्रेरित बताया और आम आदमी पार्टी के नेताओं के पुराने बयान याद दिलाकर उन्हें राम मंदिर विरोधी बताने की कोशिश में जुट गई। राजस्थान के उदयपुर में बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी ने एक निजी स्कूल के सामने प्रदर्शन किया और नफीसा नाम की एक टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। बताया गया कि T20 विश्व कप में भारत की हार पर आरोपी टीचर ने पाकिस्तान के समर्थन में व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस डाला और जैसे ही ये बात फैली, एबीवीपी के कार्यकर्ता तिरंगा लेकर स्कूल के सामने प्रदर्शन करने पहुंच गए। नाराज कार्यकर्ताओं ने आरोपी टीचर पर कार्रवाई की मांग तो की ही, साथ ही उनके खिलाफ नारेबाजी करते भी नजर आए। जिसको प्यारा पाकिस्तान, उसको भेजो पाकिस्तान। मामले ने तूल पकड़ा तो आरोपी टीचर ने एक वीडियो जारी कर न केवल पूरे मामले पर सफाई दी बल्कि बिना देर किए माफी भी मांग ली। आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ कि ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं था और किसी को ठेस पहुंची हो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। हालांकि माफी से पहले ही स्कूल मैनेजमेंट ने नफीसा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और उन्हें नौकरी से निकाल दिया। लेकिन कार्रवाई के बाद उन्होंने इस चूक पर विस्तार से सफाई दी और दावा किया कि मैच देखते वक्त उन्होंने घर के लोगों को 2 टीमों में बांट दिया, जिसका मकसद मैच का मजा लेना था। जिसके बाद घर के लोग अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने लगे, लेकिन इसका मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट करना नहीं था, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि मैच खत्म होते ही किसी ने उन्हें मैसेज भेजकर पूछा कि क्या उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया, ऐसा उनके व्हाट्सएप स्टेटस को देखकर पूछा गया। इस पर उन्होंने हंसी मजाक के मूड में ही कहा हाँ, लेकिन गलती का एहसास होते ही उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस हटा दिया। सौभाग्य की एक बात है कि भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक धर्म बन चुका है और पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन ही है। इसलिए क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने पर लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को चोट लगती है, जिससे माहौल बिगड़ने का खतरा होता है। और 4 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने पर कश्मीर से केरल तक पुलिस को बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करनी पड़ी थी, लेकिन उदयपुर की टीचर ने उससे भी सबक नहीं सीखा, जिसका खमियाजा उसे नौकरी गंवाकर भुगतना पड़ा। बॉम्बे हाईकोर्ट में क्रूज ड्रग्स केस के आरोपी आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई शुरू तो हुई लेकिन पूरी नहीं हो सकी। न्यूज 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट है कि आर्यन खान की जमानत के लिए पैरवी कर रहे मुकुल रोहतगी ने आर्यन की गिरफ्तारी पर ही सवाल खड़े कर दिए और यह कहा कि आर्यन खान के पास से न तो ड्रग्स की बरामदगी हुई, न ही उन्होंने नशा किया, क्योंकि जांच एजेंसी ने उनका मेडिकल टेस्ट भी नहीं करवाया।
मुकुल रोहतगी ने यह भी कहा कि जिन व्हाट्सएप चैट को आर्यन के खिलाफ सबूत बताया गया वो कई साल पुरानी है, जिनका क्रूज पर हुई पार्टी से या फिर इस केस से कोई संबंध है ही नहीं। जबकि एनसीबी की तरफ से कहा गया कि आर्यन इस केस की जांच को प्रभावित कर सकते हैं और अपने रसूख का इस्तेमाल करके सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन आरोपियों की जमानत पर चल रही बहस पूरी नहीं हो पाई। दोपहर 2:30 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट में आरोपियों की जमानत पर दोनों पक्षों की आगे की दलीलें सुनी जाएंगी।